लर्निंग कंस्ट्रेंट्स, यानी अब लर्निंग के जो तरीके हैं, जो 3 तरह की लर्निंग्स है, उन पे कंस्ट्रेंट्स क्या हैं? उनके रास्ते में रुकावटें किस तरह पैदा होती हैं और लर्निंग को रिस्ट्रिक्ट किस तरह से किया जाता है? Now, these constraints, according to Howard Gardner, are either intrinsic or extrinsic factors that limit a learner's behavior in specific ways. So, two important things to look here is the word intrinsic and the word extrinsic. Intrinsic से मुराद ऐसी बातें हैं जो इंटरनल है, जो एक लर्नर के अंदर मौजूद है, और एक्सट्रिंसिक वो बातें जो कि हम पे इन्वायरमेंट पोज करता है, यानी सोसाइटी पोज करती है, और डिफरेंट फैक्टर्स हैं ये जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल हैं, जो कि हमारे लिए रुकावट बनते हैं एक शख्स के बिहेवियर्स के, जिसमें वो एक ख़ास किस्म के तरीके से परफॉर्म करना चाहता है या लर्न करना चाहता है। वो क्या है? लेट अस सी देम। First of all, we'll be discussing intuitive learner. Intuitive learners reflect neurobiological and developmental constraints which are purely genetic in nature. अब जो इंटुइटिव लर्नर है, जिनको हमने, अगर आपको याद हो, कुदरती लर्नर कहा था, नाइव लर्नर कहा था, और उसके साथ ऐसे लर्नर्स के तौर पे कहा था जो यूनिवर्सल है, यानी पूरी दुनिया में मौजूद है। अब इनके अंदर जो कमियां हो सकती हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, वो ये हैं कि ये रिफ्लेक्ट करते हैं न्यूरो बायोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल कंस्ट्रेंट्स। न्यूरोबायोलॉजिकल यानी जो नर्व से और जहन से रिलेटेड हैं, और डेवलपमेंटल कंस्ट्रेंट्स जो कि इनके बड़े होने के साथ साथ इनके जो डेवलपमेंट है, नशोनुमा है जिस्मानी, उस तरह की कंस्ट्रेंट्स हो सकती हैं। फॉर इंस्टेंस, सम चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम सर्टेन काइंड ऑफ अ डिजीज जिसके अंदर वो लर्निंग नहीं कर सकता, वो सही तरह देख नहीं पाता, या वो डिसलेक्सिया है या अफेजिया है जिसमें वो ठीक तरह बोल नहीं पाता, या कोई शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है जिसमें वो जहन नशीन नहीं कर पाता, तो ऐसी चीज़ें ऐसे लर्नर्स को रिस्ट्रिक्ट करती हैं। So the only restriction or the constraints which is present for the intuitive learner is their genetic nature. It could be of genetic nature, could be of social nature, but these are purely neurobiological and developmental constraints. And then all human beings are subjected to these constraints, कि तमाम जो humans हैं उनमें किसी ना किसी तरह ये कोई एक constraint जो है वो आ सकती है। और फिर उसके बाद ट्रेडिशनल लर्नर्स। These learners are often subjected to historical or institutional constraints that are embedded in school. अब ट्रेडिशनल लर्नर्स या स्कॉलस्टिक लर्नर्स जिनको हम कहते हैं, उनके लिए जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो उन्हें वो फेस करनी पड़ती हैं जो हिस्टोरिकल है, यानी कुछ ज़माने से चली आ रही हैं, जो कि स्कूल के एनवायरनमेंट के अंदर ही मौजूद है। वो कंस्ट्रेंट्स जो स्कूल उन पे पोज करते हैं। फॉर इंस्टेंस, इफ देयर इज़ अ करिकुलम विच डज नॉट केटर फॉर देयर नीड्स, फॉर देयर इंटेलिजेंसेस, तो फिर उन्हें एक ही तरह की अगर कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है और वो उस एक चीज़ के अंदर कॉम्पिटेंट है जबकि दूसरी में नहीं है, तो फिर ये वो कंस्ट्रेंट्स हैं जो स्कूल उन पे पोज कर रहा है। और फिर स्कूल एनवायरनमेंट में और बहुत सी बातें हो सकती हैं, ज़ुबान का मामला भी हो सकता है, सिंबल्स का मामला हो सकता है। सो एवरी काइंड ऑफ कंस्ट्रेंट इज कमिंग एंड दीज कंस्ट्रेंट्स आर एक्सट्रिंसिक इन नेचर, कि ये बाहर से उनके ऊपर पोज की गई हैं। And then schools have evolved over the centuries to serve certain societal purposes in certain ways. और फिर जो स्कूल है, यहाँ पे अनस्कूलिंग का कॉन्सेप्ट हमें सामने आता नज़र आता है कि हार्वर्ड गार्डनर का यह ख्याल है कि स्कूल्स जो हैं ये सदियों से ज़माने की और माशरे की नीड्स को पूरे करते हुए नज़र आते हैं, और उस तरह की लर्निंग देते हैं जो कि ज़माने में मौजूद है और जिसे सराहा जाता है, ना कि दूसरी तरह की लर्निंग जो कि किसी भी तरह एक शख्स की ज़ात के लिए बेहतर साबित हो सकती है। These goals are often reflected in the school policies and pose a constraint to deep understanding of learning. और स्कूल पॉलिसीज़ के अंदर हमें ये कंस्ट्रेंट नज़र आती हैं जो कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, जो कि उनकी जो कंस्ट्रेंट्स हैं, वो बन के सामने आ जाती हैं उनकी लर्निंग के रास्ते में। और फिर एक्सपर्ट लर्नर, यानी हमने जो स्किल्ड लर्नर्स की बात की थी, उनके लिए क्या कंस्ट्रेंट्स हैं? एक्सपर्ट लर्नर फेसेस सर्टेन डिसिप्लिनरी एंड एपिस्टेमोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स दैट कम टू ऑपरेट विद इन एनी फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज ओवर द ईयर्स। और फिर ये जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, इनमें कुछ एपिस्टेमोलॉजिकल यानी पर्टेनिंग टू नॉलेज, और डिसिप्लिनरी जो कि खास सब्जेक्ट की कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं वो सामने आ जाती हैं, जो कि ऑपरेट कर रही हैं किसी भी फील्ड के अंदर काफ़ी सालों से।
जिस तरह अगर बढ़ई का काम है और उसके अंदर कोई ख़ास किस्म का हम ये समझते हैं कि औज़ार इस्तेमाल करना नहीं सिखाया जाता, तो ये एक कंस्ट्रेंट है। अगर हम समझते हैं कि कोई और स्किल्ड वर्क है फिज़िक्स के अंदर, अगर उन्हें ये मालूम नहीं कि देयर इज़ अनदर गैलेक्सी और अ यूनिवर्स, तो ये कंस्ट्रेंट उनके साथ सामने आएगा और वो शायद उसे हैंडल ना कर पाएँ। और केमिस्ट्री में अगर कोई अननोन केमिकल है जिसके ज़रिए आप कुछ कंपोज़ कर सकते हैं, कोई किसी किस्म के कुछ तश्कील दे सकते हैं नई चीज़, लेकिन बनी नौ इंसान अगर उससे आशना ही नहीं है, तो फिर ये एक कंस्ट्रेंट है जो हमें स्किल्ड वर्कर्स के भी सामने आता हुआ नज़र आएगा।